नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत आखिर चीन से क्यों जूझ रहा है। यूँ कहें कि बहुत सारे देश हैं भारत के अलावा जो इस समय चीन के कुछ कामों की वजह से परेशान हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं ताकि आप सभी को सब कुछ अच्छे से मालूम पड़ जाए। ये सभी जानकारी मैंने द इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट से इकट्ठा किया है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन्होंने चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश का समर्थन किया था, उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक एकीकरण से बीजिंग को राजनीतिक सुधार करने में मदद मिलेगी और विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर वह न केवल अधिक अमेरिकी उत्पादों का आयात करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है बल्कि लोकतंत्र के सबसे प्रिय मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता को भी अपना रहा है। चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के बाद वर्षों को चीनी झटका के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में श्रम द्वारा समर्थित सस्ते चीनी सामान वैश्विक बाजारों में भर गए, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो गई। इसने न केवल पश्चिमी बाजारों को बाधित किया बल्कि भारतीय विनिर्माण और व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। चीन से भारत का आयात बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। चीन से माल का आयात वर्ष 2005-06 में $10.87 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में $61.70 बिलियन हो गया। यह निर्भरता इतनी बढ़ गई कि जून 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद चीनी व्यवसायों पर कई आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद चीन से आयात वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड $100 बिलियन को पार कर गया है। वास्तव में महामारी से पहले की अवधि की तुलना में कोविड-19 के बाद की अवधि में चीन के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IMF की गणना के अनुसार वैश्विक निर्यात में चीन की हिस्सेदारी में 1.5% अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में मामूली संकुचन दर्ज किया गया और जापान तथा यूके 0.5% अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि शेष एशिया और लैटिन अमेरिका ने भी वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि दर्ज की है। चीन के मुकाबले घरेलू मंदी से निर्यात को बढ़ावा मिला। शोधकर्ता का मानना है कि चीनी निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि, चल रहे संपत्ति संकट, कमजोर ऋण और कम उपभोक्ता मांग के कारण चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ मेल खाती है। इसलिए चीन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में विकास को गति देने के लिए अपने द्वारा बनाई गई अतिरिक्त क्षमता को अवशोषित करने के लिए बाकी दुनिया पर निर्भर करता है। एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को यह भी बताया कि पूर्वानुमान से अधिक निर्यात और विनिर्माण के लिए निरंतर नीति समर्थन 2024 की पहली छमाही में चीन के लिए विकास के प्रमुख चालक थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस महीने की शुरुआत में एक ब्लॉग में कहा कि चीन के बाहरी अधिशेष निर्यात को प्रोत्साहित करने और कमजोर घरेलू मांग के बीच आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए डिजाइन किए गए औद्योगिक नीति उपायों के परिणाम स्वरूप चीन शॉक 2.0 को जन्म दे सकते हैं, जिससे श्रमिकों को विस्थापित किया जाएगा और अन्य जगहों पर औद्योगिक गतिविधि को नुकसान काफी होगा। यह भारत के लिए सही है क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन से आयात वित्त वर्ष 2019 में $70 बिलियन लगभग 60% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में $101 बिलियन हो गया है। सौर उपकरणों तक भारत की पहुंच को रोकना। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023 के अनुसार चीन से भारत में इस्पात का आयात बढ़ रहा है। दुनिया भर में स्टील उद्योग चीनी स्टील के प्रवाह से खुद को बचाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस सप्ताह रिपोर्ट की है कि यूरोपीय स्टील निर्माताओं ने चीनी स्टील निर्यात वृद्धि से निपटने के लिए व्यापार अधिकारियों से अपील की है, जिसने यूरोपीय कीमतों को उत्पादन लागत से नीचे पहुंचा दिया है। भारतीय स्टील निर्माताओं ने भी सरकार से चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए कहा है, क्योंकि उद्योग में मुनाफा कम हो रहा है। 24 ने चेतावनी दी कि चीनी संस्थाओं के खिलाफ भारत की एंटी डंपिंग जांच के जवाब में चीन चुपचाप भारत की सौर उपकरणों तक पहुंच को रोक रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और चीन से मूल्य निर्धारण का दबाव इस क्षेत्र में भारत के विकास में बाधा डाल रहा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ऊर्जा बनाई है और उसने नवजात स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण को गति देने के लिए $4.5 बिलियन का निवेश किया है। लेकिन भारत के 80% सौर सेल और मॉड्यूल अभी भी चीन से ही आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार चीन पूरे सौर ऊर्जा विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है। चीन और सेल की वैश्विक आपूर्ति का 85% सौर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन के 88%
90% और सौर सेल का मूल बनाने वाले सिलिकॉन सिलियों और वेफर्स का 91% उत्पाद करता है। हालांकि इस्पात निर्यात धीमा है। चीन से इस्पात का आयात निर्यात एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। लोहा और इस्पात में करीब 19% की गिरावट अगस्त में सालाना आधार पर वर्ष 2024 तक 29.4%। अप्रैल अगस्त के दौरान आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 25 है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि भारत के वित्त मंत्री आयातित इस्पात के दौरान 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चल रहे पहले 5 महीने इस बीच भारत का समग्र तैयार इस्पात आयात बंदरगाहों की कीमतें 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई 2.7 मिलियन मीट्रिक टन अप्रैल और अगस्त सर्वे तक। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन का प्रभुत्व। पिछले 2 सालों में भारत के मोबाइल फोन निर्यात में तेजी आई। वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों जैसे कि एप्पल से काफी निवेश आ रहा है, जिसने भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है। हालांकि चीन पर भारत की आयात निर्भरता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो इंडिया ग्रैपल्स चाइना शॉक 2.0 पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, कमेंट, एक शेयर मोटिवेट करता है अगले वीडियो में काम करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लव यू, बाय बाय।